नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने एक ज़मीन खरीदा, पैसे पे किए, रजिस्ट्री करा ली, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। तभी 1 साल के बाद आपको एक कोर्ट के नोटिस मिलता है कि जिस व्यक्ति ने आपके फ़ेवर में सेल डीड एग्ज़ीक्यूट किया था, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसल कर दी गई है। तो कितना मुश्किल है सारी चीज़ों को झेलना और इस पावर ऑफ अटॉर्नी के फ्रॉड की वजह से जो परेशानियाँ हुई हैं, उनसे बाहर निकलना। अब आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ। मेरे एक व्यूअर ने मुझसे शेयर किया कि 2 भाई थे। एक भाई गाँव में रहता था, एक भाई शहर में रहता था। बड़ा भाई जो गाँव में रहता था, उसने छोटे भाई के का पावर ऑफ अटॉर्नी अपने फ़ेवर में ले लिया और एक ज़मीन बेच दिया मेरे व्यूअर को। और बाद में दोनों भाइयों में डिस्प्यूट हो गई। छोटे भाई ने मुकदमा कर दिया कि मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी जो एग्ज़ीक्यूट मेरा मेरा था ही नहीं और मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। और उसमें पार्टी बना लिया उस मेरे व्यूअर को भी। तो इस तरह के डिस्प्यूट सडनली आपकी नींद उड़ा देती है और एक ऐसे चौराहे पे आपको खड़ा कर देती है जहाँ से आपके लिए आगे का सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या आज एक व्यक्ति के पास रेमेडी होता है जब भी कोई पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पर वो कोई व्यक्ति सेल डीड एग्जीक्यूट करता है? तो वो मैं इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि सभी को फ़ायदा हो। क्योंकि अगर ऐसे सिनेरियो होते हैं तो उसके पास क्या रेमेडी है और उसे क्या करना चाहिए और क्या डिफेंस लेना चाहिए, इवन कि खरीदते वक्त उसकी क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पर सेल डीड के रजिस्ट्रेशन के बाद क्या उस पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल किया जा सकता है? तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि भई एक बार सॉरी सेल डीड एग्ज़ीक्यूट हो गया, पोज़ीशन मिल गया, सारी कहानियाँ ख़त्म हो गई। लेकिन कई बार ऐसी अनदेखी चीज़ें हमें परेशान करती हैं। अब जो रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा है, चूँकि जब भी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट को एग्ज़ीक्यूट किया है, तो नॉर्मली कोर्ट के लिए उस रजिस्ट्रेशन को नकारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी जो डॉक्यूमेंट है, उसका कैंसलेशन ऑटोमैटिक नहीं है। तो जो कैंसलेशन के लिए जाते हैं, जैसे इस केस में छोटे भाई जो मुकदमा फ़ाइल किया, बड़े भाई के खिलाफ़ और परचेज़र के खिलाफ़, तो उसका जो बर्डन है प्रूव करने का, वो बहुत हैवी होता है। अगर दूसरा व्यक्ति जिसने खरीदा है, वो अपने को बोनाफाइड परचेज़र प्रूव कर देता है, तो वो सेफ़ है। बोनाफाइड परचेज़र को लेकर हमने कई वीडियो बनाए हैं कि किस सिनेरियो में वो बोनाफाइड परचेज़र माना जाता है, किस में नहीं माना जाता है। तो वो बेसिक फैक्ट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और मेरे उन वीडियोज़ को देखिए, जिसको मैंने सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट से सपोर्ट करके बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का नाम है अमरनाथ वर्सेस ज्ञानचंद और 2022 का जजमेंट है। उसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी थी, वो बाहर रहता था। तो उसने अपने एक फ्रेंड को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया और उसके फ्रेंड के बीच में बात हुई कि तुम्हें 55,000 में तुम ये प्रॉपर्टी बेच देना। बाद में कोई डिस्प्यूट हो जाता है। इस बीच उसका फ्रेंड वो प्रॉपर्टी बेच देता है और पैसे भी 2 बार में करके वो लेकिन बेचता 30,000 में और पैसे वाले 10,000 फिर 20,000 रुपया उसको दे देता है। बाद में जो डिस्प्यूट की वजह से वो जो सेलर था, जो फ्रेंड जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, वो उसके पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल कर देता है। ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी पे ही वो कैंसिलेशन वर्ड लिख देता है और फिर मुकदमा फाइल करता है कि ये सेल डीड जो उसने एग्जीक्यूट किए हैं बिना किसी अथॉरिटी के हैं, इसलिए उसको कैंसिल किया जाए। और उसने जो 30,000 में वो प्रॉपर्टी फ्रैडुलेंटली बेची है उसके फ्रेंड ने। और जो सूट फाइल होता है उसमें वो डिक्लेरेशन मांगता है कि आज की डेट में भी उस प्रॉपर्टी का मैं हूँ। और जो कैंसिलेशन जो म्यूटेशन कराया गया है और जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया दोनों को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए, डिक्लेयर किया जाए। तो जो ट्रायल कोर्ट ने उस मुकदमे में ये कहा कि भाई केवल ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी पे कैंसिल लिख देना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कैंसिलेशन को पावर ऑफ अटॉर्नी का और खासकर रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी का एक प्रॉपर प्रोसेस है। आपको उसको इवन कैंसिलेशन भी रजिस्टर कराना चाहिए। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ क्या है कि दूसरी पार्टी को नोटिस देना चाहिए एडवांस में कि भाई आपके इस डॉक्यूमेंट को हम कैंसिल कर रहे हैं, ताकि कोई थर्ड पार्टी उससे अफेक्टेड नहीं हो। जैसे कि इस केस में हुआ कि एक आदमी
इनोसेंटली वो खरीद लेता है, उनको उनको इनके बीच, इन दोनों के बीच के डिस्प्यूट का कोई जानकारी नहीं होता है। और वैसे भी सेक्शन 18A में रजिस्ट्रार के लिए ट्रू कॉपी को देखना या सर्टिफाइड कॉपी अगर पावर ऑफ अटॉर्नी का उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, से जो सेल डीड प्रेजेंट कर रहा है, तो वो सफिशिएंट है सेक्शन 18A रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। तो रजिस्ट्रार की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसके सामने जो वो सर्टिफाइड कॉपी लेकर वो आया था, जो सेल डीड एग्जीक्यूट करने आया था, जिसकी बेसिस पर एग्जीक्यूट किया था। तो ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे को खारिज कर दिया, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने उसको अपहेल्ड कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने यू टर्न ले लिया। हाई कोर्ट ने दोनों के कंकरेंट डिग्री को, जो जजमेंट पास हुए थे, उसको सेटिसाइड किया और ये कहा कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, चूँकि उसका ओरिजिनल कॉपी प्रोड्यूस नहीं किया गया था एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ये फॉल्ट आ गया रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पार्ट में, और उसने जो सेल डीड एग्जीक्यूट हुआ था उसको कैंसिल कर दिया और नीचे की दोनों जजमेंट को सेटिसाइड कर दिया। अब ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो डिवीज़न बेंच थी, उसमें जस्टिस के.एम. जोसेफ थे, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा थे। उन्होंने लॉ को क्लैरिफाई किया और बड़े 5 क्रूशियल पॉइंट उन्होंने बताया। सबसे पहला तो उन्होंने बताया कि सेक्शन 18 में की रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार उसके अगर रजिस्ट्रार के सामने सर्टिफाइड कॉपी लेकर प्रोड्यूस अटॉर्नी जाता है तो अपने आप में सफिशिएंट है, और कहीं भी ये ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर जाना मैंडेटरी नहीं है रजिस्ट्रेशन के पर्पस से सेल डीड के। तो जो ओरिजिनल को नहीं प्रोड्यूस, दूसरा पॉइंट जो है कि अगर ओरिजिनल नहीं प्रोड्यूस किया गया तो ये अपने आप में उस सेल डीड एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को विसिएट नहीं करता है, और जो सेल डीड एग्जीक्यूट हुआ था वो वैलिड है। तीसरा पॉइंट बताया कि हाई कोर्ट ने जो प्रोविज़न है सेक्शन 18A रजिस्ट्रेशन एक्ट का, उसको गलत समझ लिया और उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर लिया। और रजिस्ट्रार के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो ये पता करे कि पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड है, इनवैलिड है, एग्जीक्यूटेंट जो है उसने कैंसिल तो नहीं किया है। उसको इस तरह की इंक्वायरी में पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार के सामने अगर सर्टिफाइड कॉपी लेके प्रोड्यूस किया गया है और जो सेल डीड एग्जीक्यूट कर रहा है उस पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पर अगर वो मौजूद है, तो रजिस्ट्रार को वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना ही पड़ेगा। तो जो भी एविडेंस हैं एलेज्ड कैंसिलेशन के, उसमें क्लियरली ये है कि कहीं भी वो जो जिसके फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी था उसको लेकर उसको इन्फॉर्म नहीं किया गया कैंसिलेशन के पहले। इवन कि जब उसको पता था कि ये प्रॉपर्टी की इंटर कर रहा है किसी के साथ सेल एग्रीमेंट में, और सेल एग्रीमेंट पहले हुआ है और ये नॉलेज में था पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करने वाले सेलर के, तो उसको उस व्यक्ति को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। और इसमें इस केस में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था कि जिस दिन सेल डीड एग्जीक्यूट हुआ उसके और जिस दिन कैंसिलेशन से जो पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल करने की बात कर रहा था वो, उसके उसके बाद भी जो सेलर था उसने लेटर लिखा था अपने फ्रेंड को और इंक्वायर किया था कि तुम बेचे या नहीं बेचे, क्या हुआ। तो जो उसका सेल डीड एग्जीक्यूट हुआ था उसको कोर्ट ने वैलिड माना। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल निकल के आता है पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए कि सबसे पहले कि अगर रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी है तो उसके कैंसिलेशन का जो प्रोसेस है, कि एक सबसे पहला कि ये कैंसिल करने के पहले आप जिसके फेवर में उसको इन्फॉर्म कीजिए, कानूनी तरीके से करिए। तीसरी बात कि अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है किसी तरह के ट्रांजेक्शन में तो आप उसे भी इन्फॉर्म कीजिए। केवल ओरिजिनल पे कैंसिल लिख देने से एग्रीमेंट जो सेल डीड एग्जीक्यूट किया हुआ है उस पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पे जिसको आप कैंसिल कर रहे हैं वो कैंसिल नहीं हो जाता। और जब भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है कैंसिल जो जो पावर ऑफ अटॉर्नी, उसको कोशिश कीजिए कि अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो उस कैंसिलेशन डीड को भी रजिस्टर कराइए, ताकि रजिस्ट्रार ऑफिस के पास ये इन्फॉर्मेशन हो और कल हो के अगर वो कोई व्यक्ति उस पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पर कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो उस तरह के फ्रॉड होने से बचे। केवल ओरल स्टेटमेंट पे रिलाई नहीं किया जा सकता कि मैंने कैंसिल कर दिया था।
कि व्हाट इज़ नॉट प्रॉपरली कैंसल्ड इज़ लीगली अलाइव। अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है और उसको प्रॉपरली कैंसिल नहीं किया गया, तो इसका मतलब कि वो डॉक्यूमेंट अपने आप में लीगली अलाइव है, वैलिड है, सब्सिस्ट कर रहा है। चूँकि जो पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड फ्रॉड हैं, वो बड़ा साइलेंट किस्म के होते हैं और बहुत ही डेंजरस होते हैं। आपको जो एक टेक अवे है, ये मैसेज है कि नॉलेज इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन। आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके पहले जो बेसिक इंक्वायरी है वो कीजिए। और अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। एक स्पेशल रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा आपसे करता हूँ कि अगर आपको डिस्कशन को लेकर कोई भी आपके व्यूज़ हैं, इसके कंटेंट्स को लेकर, इसके प्रेजेंटेशन को लेकर, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिए, चूँकि आपके व्यूज़ के ज़रिए ही मैं इम्प्रूव कर पाता हूँ अपने डिस्कशन को, जो आपके साथ में करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए डिस्कशन के साथ आपके सामने फिर रहूँगा। नमस्कार।